हेलो एवरीवन। चलिए, अगला थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर आपका जो है अधिगम के सिद्धांत। इस अधिगम के सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं। इस अधिगम के सिद्धांत में आपको तीन लोगों को पढ़ना है, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर को। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। इसके बारे में एक बात भी जानते हैं। थॉर्नडाइक पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट्स दे रहा हूँ आपको इसलिए, और पढ़ा भी रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम का मोड है वह जो है बहुविकल्पीय भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। संभावना ये है कि 6 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होंगे, जो आपको जो है 200 या 500 शब्दों में होंगे, 1 या 2 पेज में लिखने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 40 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसका आंसर देना होगा आपको। तो 1 लाइन क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसके लिए आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मॉडल पेपर भी मैं आपको जल्द देने वाला हूँ। तो ये थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका मॉडल पेपर भी दे दूंगा। तो आइए अपन इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें जो है थॉर्नडाइक एक अमेरिकन व्यवहारवादी विचारक था। ये जो है अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन व्यवहारवादी विचारक था। इसने पीएचडी इसने 1898 में की और उसकी टॉपिक जो थी वह थी एनिमल इंटेलिजेंसी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, इससे पूछ भी देता है कि ये कहाँ का विचारक था, कौन सा विचारक था, किसने पीएचडी की, कब की। तो ये सारी चीज़ें। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसने इस पुस्तक को 1914 में लिखा। अगला पॉइंट, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें अगली बात है, जैसे थॉर्नडाइक का मानना था कि मानव हो या जानवर सही प्रक्रिया को धीरे धीरे चुनते हैं। ये थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि मानव हो या जानवर सही प्रक्रिया को धीरे धीरे चुनते हैं। थॉर्नडाइक का बिल्ली पर किया गया प्रयोग उनके अन्य जानवरों पर किए गए प्रयोगों से सर्वाधिक प्रचलित हुआ। इसने बिल्ली पर जो प्रयोग किया था बहुत सारे जानवरों पर किया था, जैसे मछली पर किया, कुत्ते पर भी किया इसने प्रयोग, पर इसने जो बिल्ली पर अपना प्रयोग किया यह अन्य जानवरों की प्रयोगों से की अपेक्षा सर्वाधिक प्रचलित हुआ। अगली बात इसमें समझिए, थॉर्नडाइक का कहना था कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो वह उसके प्रति कई अनुक्रिया करता है। इनमें से सही अनुक्रिया का उस विशेष उद्दीपन के साथ संबंध हो जाता है। इसी संबंध को सीखना कहा जाता है तथा इस विचारधारा को संबंधवाद कहा जाता है। ये कहता है कि कोई भी उद्दीपन अगर किसी व्यक्ति के सामने दिया जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है और उनमें से सही अनुक्रिया का वह चयन उस करता है और उसका विशेष उद्दीपन के साथ संबंध हो जाता है और उसके माध्यम से वह चीज़ों को सीखता है और इसी विचारधारा को जो है संबंधवाद कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो, कि कई प्रयास करता है जिसमें त्रुटि होती है और अंत में वह सही करना सीख लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कहा कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जिसको करने के बाद पुनर्बलन शिक्षार्थी को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। थॉर्नडाइक कहता है अपने सिद्धांत में कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है कि जिसको करने के बाद जो शिक्षार्थी होता है उसको पुनर्बलन मिलता है। यही कारण है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, अगली बात, और इस उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम और 5 सहायक गौण नियम भी थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तो 3 महत्वपूर्ण नियम जो है इसके हैं, ये हमेशा पूछता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा और इसको मैं आपको बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। पहला जो नियम है तत्परता का नियम, ये पहला नियम है तत्परता का नियम। दूसरा नियम जो है वो अभ्यास का नियम। तीसरा नियम जो है वो प्रभाव का नियम है। तो ये तीनों नियम आपको पढ़ने भी हैं, जानने भी हैं, समझने भी हैं। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता क्या है? यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है तो वह उसे आसानी से सीख लेता है। आप ही देखते हो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अगर तत्पर रहता है, एक्टिव मोड में रहता है, तो वो उस चीज़ को आसानी से सीख लेता है। यही नियम इस बात को कहता है। दूसरा नियम जो है अभ्यास का नियम। यदि बार बार अभ्यास किया जाए तो कठिन से कठिन विषय को भी सीखा जा सकता है। अपने प्राचीन काल में एक कहावत भी प्रचलित है लोक जगत में, क्या, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान।
रसरी यावत जात, है ना, सिल पर पड़ा निशान, आपको सबको पता है। तो जो भी अगर कठिन से कठिन कार्य है, यानी एक मुलायम रस्सी भी पत्थर पर लगातार आती जाती रहती है तो वह जो है पूरी तरह उस पत्थर को काट देती है, निशान छोड़ जाती है उस पर। ठीक इसी प्रकार जो है अभ्यास करने से जड़ बुद्धि का व्यक्ति भी, यानी मंद बुद्धि का व्यक्ति भी एक अच्छी बुद्धि वाला बन जाता है। तो कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से सीखा जा सकता है, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का कहता है। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में कहता है क्या, यदि किसी कार्य को किया जाए और उसका सकारात्मक परिणाम आए तो उसे फिर से करना पसंद किया जाता है, और नकारात्मक आने पे वो काम करना आदमी पसंद नहीं करता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उसका आपको फीडबैक जो मिलता है वह पॉजिटिव मिलता है, यानी आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो गया, और अगर पॉजिटिव नहीं मिलता है तो फिर आप नेगेटिव मिलता है तो उस काम को नहीं करते हो, पॉजिटिव मिलता है तो उस क्रिया को आसानी से दोहरा भी लेते हो, बता भी देते हो, किसी को भी सिखा भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला इसका जो गौण नियम है वो इसको भी आपको समझना है। ये बस परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कौन है, यानी मुख्य नियम कौन है, द्वितीयक नियम कौन है, यानी गौण नियम कौन है। तो प्राथमिक नियम में पहला नियम जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों आपको याद भी रखना है क्रम से, और इसकी हायरार्की भी पूछ लेता है। अगली बात, गौण जो नियम है वह है बहुक्रिया का नियम, दूसरा रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा तत्व प्रबलता का नियम, चौथा सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और पांचवा सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये नियम आपको याद रखने हैं, अगर ये पूछा जाता है तो आप इसका आंसर करिएगा। अगला एक बात आता है कि शिक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के शिक्षा में जो उपयोगिता है वो, पहली बात, थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत कम IQ वाले छात्रों के लिए ज़्यादा प्रभावी है। दूसरा, छात्र को सही अनुक्रिया के बाद यदि तुरंत पुरस्कार दिया जाए तो वह त्रुटियों में सुधार कर लेगा। अगला, कक्षा में छात्रों द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक जिंदगी में तभी हस्तांतरण होगा जब दोनों परिस्थितियां काफ़ी समान रूप से होंगी। ये चीज़ें आपको समझनी हैं, यानी कक्षा में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं अगर वह वास्तविक जीवन में भी वो बात नहीं देखने को मिलती है। जैसे हमने आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, और समाज में जब जाते हो और ईमानदारी की चीज़ें नहीं मिलती हैं, वास्तविक ज़िंदगी में नहीं मिलती हैं, तो दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो आप जो है ईमानदारी का जो भाव मैंने आपको सिखाया था वह पूरी तरह से जो है आप अपने चरित्र में उतार नहीं पाते हो, क्योंकि वो वास्तविक जीवन में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये बताता है कि कक्षा में छात्रों द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक जीवन में तभी हस्तांतरण होगा जब दोनों परिस्थितियां काफ़ी समान होती हैं। और क्या सिखाता है इस चीज़ का, ये भी देखते हैं। शिक्षक भी इस सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं। जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है वह कक्षा में एक सकारात्मक नियंत्रण की प्रविधि का सहारा लेकर शिक्षक भी इस सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं। ये भी चीज़ आपको जाननी है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अनुक्रिया उसी प्रकार से करने को कहे जिस रूप में उन्हें भविष्य में प्रशंसा पानी चाहिए। यानी आप उसी काम को एक्टिव होने के लिए कहो कि वही अनुक्रिया बालक करे कि जिससे उसका भविष्य में उसको लाभ प्राप्त हो सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको थॉर्नडाइक के सिद्धांत में देखने को मिलती हैं। मैं इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, हालांकि ये शॉर्ट नहीं है, बहुत डीपली चीज़ें हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लेकर आया हूँ। तो ये चीज़ें आपको, मैंने उतनी ही चीज़ें इसमें रखने का प्रयास किया है कि जितनी आपको परीक्षा में पूछी जाएँ। तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत कम मात्रा में और बहुत अधिक प्रभावीकारी हैं। यानी जैसे एक बात कही जाती है दोहे में ना कि देखंच को छोटन लगत घाव करे गंभीर, तो वही बात है यहाँ पर इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो आपको ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, ये इस समय पढ़ लेना है। चीज़ों को एक एक करके अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। भविष्य में ये भी काम आएगा। सीटेट वगैरह की परीक्षा देंगे तो इसमें सेम टू सेम यह लाइन ही आपको आ जाएगी। मैंने NCERT बेस पे आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आते हैं अगले सिद्धांत में, पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव का सिद्धांत समझते हैं कि पावलोव का सिद्धांत क्या है। तो आइए पावलोव के सिद्धांत को समझते हैं अपन। पावलोव का अधिगम का सिद्धांत, पावलोव का अधिगम का सिद्धांत, पावलोव के अधिगम के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका नाम जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ठीक है। तो पावलोव एक रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक था। पहली बात प्रश्न आ जाता है, जिसने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर अध्ययन किया। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर यह अध्ययन करता है और यह एक रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक था। 1904 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में प्रश्न बनेगी, ध्यान से इसको आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसने सीखने या अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो पावलोव था इसने सीखने या अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसे अनुबंधन
का सिद्धांत भी कहते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी या क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी, कंडीशनल थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये चीज़ भी आप दिमाग में अपने रखिएगा। पावलोव का कहना था कि जब प्राणी के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है तो वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। अब ये स्वाभाविक उद्दीपक क्या है और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है क्या है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भोजन देखकर लार आना, लेकिन जब स्वाभाविक उद्दीपक के कुछ सेकंड पहले तटस्थ उद्दीपक को बराबर उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयास के बाद प्राणी तटस्थ उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने लगता है और उस अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, ये कह रहा है। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तटस्थ उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है और अनुबंधित अनुक्रिया क्या है। तो आइए इस डायग्राम से आपको, इस डायग्राम को आप बढ़िया अच्छे से थोड़ा सा बनाइएगा, बॉक्स में करके बनाइएगा, बढ़िया एरो कर लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे पुराने विद्यार्थी को मैंने पढ़ा रखा था, उसका नोट्स मिल गया। आजकल थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं लिख नहीं पाया, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, बढ़िया से बॉक्स बना के और आप इस पर काम करिएगा। जैसे भोजन किसी प्राणी को दिखाया जाता है तो वह स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, तो उसके मुंह में लार आ जाता है। अब आपको नहीं आ रहा तो जैसे भोजन की जगह आप इमली रख लो, इमली देख के अब देखो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है, लार आ रही है, ठीक है, पानी आ रहा। तो ये चीज़ें समझना है बस। तो वो प्राणी यानी जानवर को, तो पावलोव जो था एक उसने कुत्ता पाल रखा था, तो कुत्ते को इसने भोजन दिखाया तो स्वाभाविक उद्दीपक का काम किया भोजन, और लार आ गया मुंह में, तो वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी अपने आप ही प्रतिक्रिया हो गई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यानी वो अपने आप ही जन्म ले ले, ठीक है। तो फिर अब देखो उसके बाद उसने क्या किया कि एक तटस्थ उद्दीपक को रखा, यानी घंटी को रखा, घंटी रखी, घंटी बजाई, फिर भोजन दिखाया और फिर तब कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। कुछ समय बाद हुआ ऐसा कि ये स्वाभाविक जो उद्दीपक है भोजन, ये इसने नहीं दिखाया, घंटी ही जैसे ही बजी, यानी तटस्थ उद्दीपक जैसे ही बजा वैसे ही उसके मुंह में लार आ गया कुत्ते के रूप में, यानी कुत्ते ने उस घंटी को ऑब्जर्व कर लिया था कि घंटी इस समय बजती है, उसके बाद भोजन आता है और फिर मेरे मुंह में लार आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना है। तो भोजन पहले स्वाभाविक उद्दीपक है, लार जो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और इस भोजन से पहले ही क्या कर दिया, घंटी बजा दी, तो घंटी तटस्थ उद्दीपक का काम करने लगी। और कुछ दिनों बाद ऐसा आया कि घंटी बजते ही उस कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गया, और इसी लार को पावलोव ने अनुबंधित अनुक्रिया कहा। तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को आप वो काम कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को रोज़ आप शाम में चाय देते हो, रोज़ शाम में चाय देते हो, रोज़ शाम में चाय देते हो, ठीक है, और 4 बजे टाइम देते हो, यानी घंटे जो घड़ी है उसमें घंटा बजता है 4 बजे का और फिर उसको चाय मिलती है। अब उसको घड़ी देखना नहीं आ रहा है, पर वह घंटे की जो आवाज़ है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जैसे ही घंटी बजी अब वो समझ लेता है कि अब तो हमको चाय मिलेगी। ठीक इसी प्रकार जो है ये कुत्ता था पावलोव का, इसने उसको भोजन दिया, फिर उसके मुंह में उसको देखकर लार आना लगा। कुछ दिनों बाद उसने जो है भोजन से पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया, और घंटी बजाया, फिर भोजन दिया, फिर लार आया। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती गई, और जब भी कुत्ता उसका घंटी सुनता था तो तुरंत ही लार आने लगता था। तो ये चीज़ें आपको समझनी भी हैं, जाननी भी हैं। और ये प्रश्न भी सीधे सीधे आ जाता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग जो है किस पर किया था, तो पावलोव ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था, ये आपको दिमाग में रखना है। पावलोव का यह सिद्धांत शिक्षा के लिए भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी है समझ लीजिए। पहला पॉइंट, जैसे बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, इससे बुरी या गलत आदतों से छुटकारा भी दिलाया जा सकता है। बालकों को अध्ययन की गई विषय वस्तु को साहचर्य स्थापित कर अधिगम कराने में भी मदद मिलती है। तो पावलोव का ये सिद्धांत शिक्षा के रूप में भी इस प्रकार से उपयोगी है, ये भी आपको समझना है। और यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं सीधे सीधे, तो आपको ये चीज़ें जाननी हैं, आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको आप एक पेज पे बढ़िया से बना सकते हो। एक जैसे इस डायग्राम को आप जो है मैंने आपको सिखा रखा है, एक बॉक्स बनाया, भोजन लिखा, फिर एरो बनाई, इसके नीचे स्वाभाविक उद्दीपक लिखा बढ़िया से, फिर इस एरो को इधर से जोड़ा, फिर एक बॉक्स बनाया, फिर इसमें लार लिखा, फिर नीचे एरो कर लिया, फिर स्वाभाविक प्रतिक्रिया लिख ली, फिर बीच में एक बड़ा सा बनाया और फिर इसमें घंटी दिखाई, फिर भोजन लिखा, फिर उसमें लार लिखी,
ठीक है। फिर घंटी को इधर यहाँ तटस्थ उद्दीपक करके एक बॉक्स बना के लिखा, फिर ये बना, तो एक पेज में ये डायग्राम आपका बढ़िया से बनेगा। और फिर इस डायग्राम को एक बॉक्स में जो है ऐसे आप कवर कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। और नीचे लिख सकते हो क्या, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही रहे हो, बहुत सारे होशियार हो सारे के सारे, इस चीज़ को समझ लेना। समय अभाव है, ऑनलाइन सारी चीज़ें नहीं व्यवस्थित हो सकती, क्लासरूम को फिर मिलेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझा देंगे आपको। वैसे आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें बचता है स्किनर। स्किनर के अधिगम के सिद्धांत को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो स्किनर का जो अधिगम का सिद्धांत है, क्या है स्किनर का अधिगम का सिद्धांत? इसके सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल या ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको जाननी है। स्किनर का मानना है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया पर स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है। ये कहता है कि अगर सामने उद्दीपक दिख गया, ठीक है, तो उस पर हमारी अनुक्रिया का स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आप मान लो कि बगीचे में बैठ के रो रहे हो खूब बढ़िया से और कोयल कूक रही है, ठीक है, तो आपका रोना बंद हो जाता है और कोयल आपको क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। यानी कोयल का कूकना उद्दीपक है और आपका जो है अपने आप को रोक नहीं पाना, यानी उसकी आवाज़ से अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। अब ये आपका क्या है, इस पर स्वयं का नियंत्रण नहीं होता, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हो जाती है। खूब सुंदर चांदनी रात देख ली तो आपका मन भी बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे खूब सुंदर जो है आप पार्क देख लिए, खूब सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य देख लिए, तो फोटो खिंचाने का आपका ऑटोमेटिक मन करना शुरू हो जाता है। शादी विवाह में खूब बढ़िया से तैयार होके जाते हो, आजकल चल भी रहा है, तो आपको सेल्फी लेना बहुत पसंद है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो, फोटो खिंचवाना शुरू कर देते हो। तो स्किनर कह रहा है उद्दीपक के प्रति की अनुक्रिया पर जो है स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है। अब इसके लिए उसने क्या बोला, अब ये देखो इसके लिए उसने क्या बोला। इसके लिए उसने बोला जैसे मोबाइल की घंटी बजने पर हम चाहें उठाएं या ना उठाएं, ये हमारी इच्छा है। इस इच्छा को वह ऐच्छिक अनुक्रिया कहता है। यानी वो कहता है कि जो अनुक्रिया होती है भी दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक अनुक्रिया और एक अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। जैसे हम किसी उद्दीपक को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएँ तो वह क्या है, अनैच्छिक अनुक्रिया है, और रोक लें तो ऐच्छिक अनुक्रिया है। जैसे मोबाइल की घंटी बज रही है, हमको सुनाई दे रही है, हमारी मर्जी कि हम उठाएं या ना उठाएं, ठीक है। टेलीफोन की घंटी बज रही है, हम उठाएं या ना उठाएं, यह ऐच्छिक अनुक्रिया है। यह क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, इसको बोला गया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ये आपको समझ में आना चाहिए कि स्किनर ने जो कहा कि जो ऐच्छिक अनुक्रिया होती है वह अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होती है। अगली बात, परंतु तेज हवा आंख में लगने पर आंख स्वयं बंद हो जाती है, ठीक है। अब देखो, यानी आंख के पलक का गिरना अनैच्छिक अनुक्रिया का उदाहरण है। यानी आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, आंख में चल रहे हो, खूब तेज हवा लगी और आंख बंद हो गई, कोई कीड़ा आगे पड़ गया अचानक से आंख बंद हो गई, तो ये अनैच्छिक अनुक्रिया है। अब ये जो अनैच्छिक अनुक्रिया होती है, यह अनुक्रिया प्रतिवादी अनुक्रिया होती है। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ कि वह कहता है कि जो अनुक्रिया होती है वो दो होती है, एक ऐच्छिक अनुक्रिया और दूसरा होती है अनैच्छिक अनुक्रिया। ऐच्छिक अनुक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहते हैं और अनैच्छिक अनुक्रिया को प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। समझ में आ रही बात? चलिए अगली बात आपका जो है स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्या है, ठीक है। स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग अपन देख लेते हैं। जैसे पहला, छात्रों को सीखने में, दूसरा छात्रों को प्रेरित करने में, छात्रों को प्रशंसा आदि करने के लिए पुनर्बलन, ये पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। प्रशंसा आदि देने के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। जैसे धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। कोई बच्चा अगर आपको प्रश्न पूछा, उसने उत्तर बताया, बोला शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप बहुत बढ़िया हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें जो है धनात्मक पुनर्बलन है। और जैसे ही कुछ बताया, डांट दिया, अरे दुष्ट ऐसे होता है, तो अब जो है वो ऋणात्मक पुनर्बलन का काम करता है। तो ये चीज़ें आपको आगे के जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ाई जाएंगी। फिर शिक्षक उन व्यवहारों को अत्यधिक प्रोत्साहित करे जो वे शिक्षक से के डर से न करके स्वयं करते हैं। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी अनुक्रियाएँ होती हैं कि बालक जो है, आप चाहे जितना मना कर लो, आपके डर से तो वो चुप है, परंतु वह काम जरूर करता है। तो आपको वो बातें पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी अनुक्रिया है जो वो खुद कर रहा है, तो यानी वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहे जैसे भी करे।
पर आप शिक्षक के रूप में उसको करने के लिए प्रोत्साहित कर दें तो आप एक उसको सिस्टम बताते हैं और उस सिस्टम के अनुसार करता है तो वो चीज़ें जो है सही होती हैं। अब सीखना ही है, चाहे वास्तविक ज़िंदगी में कुछ सीखें या सैद्धांतिक रूप में सीखें, तो अगर उसका मन उस चीज़ पर डाइवर्ट, जैसे कोई चीज़ बालक करना चाह रहा है, आप उसके डर से वो नहीं कर रहा और आपने उसको सिस्टम से बता दिया उसको करने के लिए, तो इससे दो फायदा होते हैं। एक तो काम को वो सही ढंग से करना सीख जाता है, दूसरी बात कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जो आपके डर से वो काम नहीं कर रहा, आप दूसरी चीज़ पढ़ा रहे हो, उसका मन कहीं और लगा हुआ है, तो वो ना आपकी बात को सीख पाता है ना उसकी बात को सीख पाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए डबल फ़ायदा करती हैं। वो उसको आसानी से सिस्टम से सीख भी लेता है, उसका कंसंट्रेशन भी हो जाता है, फिर दूसरी चीज़ पढ़ाते हो तो अच्छे से आ भी जाता है। तो ये मेथड के ऊपर है आपके कि आप किस प्रकार के मेथड से काम करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी बात एक और आपको देखिए, शिक्षक द्वारा कार्यक्रम सिखाना होना चाहिए, यानी प्रोग्राम लर्निंग की जानी चाहिए, यानी कोई ऐसा प्रोग्राम कराइए उसके द्वारा लर्निंग करने का प्रयास कराइए। फिर स्किनर ने दंड को अप्रभावकारी माना है, यानी दंड किसी समस्या का समाधान नहीं। देखो बहुत सारी आदतें होती हैं जो एक समय आने पर अपने आप ही दूर हो जाती हैं और उसके लिए दंड देने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चा खेलता है छोटे पर बाल्य अवस्था में, अब वो खेलना बंद नहीं कर सकता, चाहे आप जितना पिटाई कर लो अगले दिन फिर वो काम करेगा। और पर वो जैसे ही बड़ा हो जाता है, किशोर हो जाता है, तो उसके खेलने की आदत छूट जाती है, दूसरे काम में चला जाता है। तो आपको वो चाहिए कि जो आपके डर से खेलना वो बंद करता है, आप उसको खेल खिलाओ, पर डाइवर्ट कर सकते हो उस चीज़ों को, है ना, कि कौन सा खेल तुम्हारे किस खेल में चीज़ों को कैसे सीखा जा सकता है, इस खेल से तुम्हारे फ्यूचर का यानी ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता है, इस खेल से तुम्हारे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको आप सभी जानते हो, मैंने क्लासरूम में आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ों को बता भी रखा है। अब आते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां दंड के भय से अधिगम थोड़ा उन्नत हुआ है। ये भी बात एक आती है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर कि दंड के भय से अधिगम थोड़ा उन्नत हो सकता है। पर दंड से आशय यहाँ पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सिर्फ शारीरिक दंड हो, यानी जो भी दंड है वह दंड बहुत प्रकार से हो सकता है, समझ में आ रहा है। जैसे माँ का दंड होता है एक बालक के प्रति, अगर माँ उस बालक से 2 दिन बोलना छोड़ दे तो उसको जो है लगता है कि 100 कोड़े पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, जाननी है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ये भी जान लो कि जो स्किनर था, इसने जो अपना जो प्रयोग किया था, इसने कबूतर पर किया था और सफ़ेद चूहे पर किया था। तो ये भी पूछ लेता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था, तो कबूतर पर किया था और सफ़ेद चूहे पर किया था। तो ये आपको याद रखना है, स्किनर ने जो है सफ़ेद कबूतर और चूहे पर किया, पावलोव ने कुत्ते पर किया और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, है ना। हालांकि और जानवर पर भी किया थॉर्नडाइक ने, पर बिल्ली वाला ज़्यादा प्रचलित हुआ उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नोट्स हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आसानी से इस नोट्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है और बहुत ही आसानी से पढ़ा रखा है, धीरे धीरे आप इसको नोट्स को बना लेना। निश्चित ही परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं इससे, और इन तीनों से ही प्रश्न आने वाले हैं, और एक एक लाइन प्रश्न बनने वाली है। ये लाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही मुश्किल से बना रखी है, इसको आप दे रखा है, पढ़ा रखा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप अच्छे से पास हो जाओगे, घबराओ मत। और परीक्षा का भी जो है टाइमिंग वो थोड़ा सा बदल गया है, 15 की जगह परीक्षा शायद 18 से होने वाली है। आधिकारिक न्यूज़ भी आने वाली है, पर आधिकारिक समझो 99.99% उम्मीद है परीक्षा टलेगी। 15 की जगह 18 से हो गई है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और चीज़ें समय भी मिल जाएगा आपको पढ़ने का, और मेहनत करिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। इसका मॉडल पेपर भी मैं बहुत जल्दी आप सभी को देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू एवरीवन।